आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए जो कि संस्कृत सब्जेक्ट का 20 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और बुक से निचोड़ प्रश्न यानी बुक से चुना गया सभी प्रश्न है। तो आप लोग इसे 20 प्रश्न का आंसर ज़रूर दीजिएगा। और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है यानी अपनी तैयारी को जांचें 100%। यानी आपकी कितनी तैयारी अभी तक हुआ है वो आपको टेस्ट दिया जाएगा। इस 20 क्वेश्चन से आपका कितना सही होता है। अगर आप सभी विद्यार्थी का 20 में 20 सही होता है तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके हो चुकी है और हो रही है। और जिनका भी 18 क्वेश्चन सही होगा, 17 क्वेश्चन सही होगा, 15 से ऊपर सही क्वेश्चन होगा, उनकी कुछ तैयारी करने की अभी बची है, इसलिए उनका मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज़रूर दीजिएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। और कक्षा 10वीं के लिए 2025 में यह भी क्वेश्चन बार बार आता है, यह सभी क्वेश्चन और बुक से चुना गया है। तो आप लोग प्लीज़ इस 20 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर सही और सटीक देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है। और जिनका भी क्वेश्चन अच्छा भी सही होगा उनके लिए हमारे तरफ से बहुत सारा ढेर सारा बधाई है, क्योंकि उनके अच्छे तैयारी हो रहे हैं और होंगे भी। तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा अब प्रयास कि 20 में 20 सही होए हमारा क्वेश्चन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त एक एक क्लास के साथ जुड़कर यह 20 टॉप MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाए और उन्हें भी अपना तैयारी चेक हो पाए कि उनकी तैयारी कितनी हुई है, उन्हें भी पता चल पाए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। यह क्लास इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ आप लोग यह 20 क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा रिवाइज करा करा कर। तो आप लोग प्लीज़ उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ऐसा नहीं कीजिए ABCD टिक कराने से नहीं होता है, उससे रिलेटेड वीडियो बताने से होता है, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताते हैं इस क्लास में और यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और जितना भी रिवाइज करवाएंगे वह ज़रूर पढ़ लीजिएगा और सभी प्रश्न आपके इसी क्लास में याद हो जाएंगे, यह हमारा गारंटी है। तो चलिए देर मत करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है, तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। तो हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, जो कि आप लोग 30 नंबर तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं, 29 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया गया था। तो आप लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखे हैं नेक्स्ट क्लास, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो हमें 30 VVI ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार के क्वेश्चन सभी कराए गए हैं। तो आप लोग इसका पिछला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। तो भारतीयों में व्यक्तित्व का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो संस्कारों के द्वारा होता है। तो वही यहाँ पे पूछा है, भारतीयों में संस्कारों से किसका निर्माण होता है, तो व्यक्तित्व का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, व्यक्तित्व का होता है। और संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार टोटल 16 होते हैं। कितने होते हैं, तो टोटल संस्कार 16 होते हैं। और इन 16 संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछता है इन 16 संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो टोटल 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो 5 भागों में बांटा गया है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो यह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। और गृहस्थ जीवन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। यह गृहस्थ जीवन विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, लगता है इस घर में आग लग गई है, ऐसा किसने कहा था। लगता है इस घर में आग लग गई है, ऐसा किसने कहा था। तो प्रथम क्या कहा था, तो प्रथम क्या कहा था, यह हल्ला कैसा हो रहा है। और द्वितीय कहा था
लगता है इस घर में आग लग गया है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, द्वितीय पुरुष ने कहा था। और तृतीय पुरुष ने क्या कहा था, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों को हमको ऊपर ढाक दे या ओढ़ा दे। तो ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा तृतीय ने कहा था। और चतुर्थ पुरुष ने क्या कहा था, तो कहा था अरे वो चाल कितना बातें करते हैं, चुपचाप क्यों नहीं सो जाते। चौथा क्या बोला था, अरे वो चाल कितना बोलते हैं, चुपचाप सो जाओ। तो यही चारों आलसियों ने कहा था। और वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। कितनी थी, तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। और जब आलसशाला में आग लगाया गया तो जितने भी धूर्त आलसी से वो भाग गए यानी पलायन हो गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आलसशाला में जब आग लगाया गया तो कौन लोग पलायन हो गए, तो जितने भी धूर्त लोग थे वो पलायन हो गए, यानी जितने भी नकली आलसी थे वो पलायन हो गए। और जो सच में 4 आलसी थे वो सोए हुए रह गए। क्या, वो सोए हुए रह गए। और चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला, आपसे क्वेश्चन पूछता है चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला, तो नियोगी पुरुष ने निकाला। कौन निकाला, नियोगी पुरुष या साधक पुरुष ने निकाला। और कैसे निकाला, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में नियोगी पुरुष ने चारों आलसियों को कैसे निकाला, तो केस पकड़कर खींचते हुए आलसशाला से बाहर निकाला। किससे, खींचते हुए आलसशाला से बाहर निकाला। और आलसशाला में आग कौन लगाया था, तो आलसशाला के कर्मचारियों ने लगाया था। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। आलसशाला में आग कौन लगाया था, तो आलसशाला के कर्मचारियों ने। और क्यों लगाया था, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों लगाया गया था, तो सही आलसियों को चिन्हित करने के लिए या पहचानने के लिए। क्या, सही आलसियों को चिन्हित या पहचानने के लिए किया गया था। और आलसशाला के मंत्री कौन थे, तो आलसशाला में आग लगवाया था मिथिला के मंत्री वीरेश्वर ने। और वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, तो मिथिला का मंत्री थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है वीरेश्वर कौन थे, तो मंत्री थे, और वो भी कहाँ का, तो मिथिला का। तो इतना आप लोग जितना भी रिवाइज करवाए हैं क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, यह मेरा गारंटी है। इनमें से आलस कथा पाठ से कई सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ यह सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में भी आता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मरने के बाद कौन सा कितने संस्कार होते हैं। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं, तो मरने के बाद एक संस्कार होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, एक संस्कार होते हैं। कितने होते हैं, तो एक संस्कार होते हैं। और कौन सा संस्कार, तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। कौन सा संस्कार, तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। कौन सा संस्कार, तो अंत्येष्टि संस्कार होता है मरने के बाद यानी मरने उपरांत। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 2500 वर्ष पुराना है। और पटना में बहुत बार कौन आया था, तो भगवान बुद्ध आया था। कौन आया था, तो भगवान बुद्ध आया था। और भगवान बुद्ध ने क्या कहा था पाटलिपुत्र के बारे में, तो यही कहा था कि पटना नगर एक दिन भविष्य में महानगर होगा। इसे परंतु आग पानी यानी जल से हमेशा और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा यह नगर, यानी खतरा बना रहेगा इस नगर यानी पटना नगर को। और पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र था। क्या था, पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। और पटना का नया नाम क्या है, तो पटना है। पटना का पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है। यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है। और पटना में बहुत बार कौन आए थे, तो भगवान बुद्ध आया था। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यह हमारा गारंटी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 2500 वर्ष पुराना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, आलस कथा में कितने लोग आग लगने पर नहीं भागे। आलसशाला में कितने लोग आग लगने पर नहीं भागे, तो टोटल 4 आलसी थे वो नहीं भागे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 4 आलसी ऐसे थे जो नहीं भागे और सोए हुए रह गए। क्या, यह चारों आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बातचीत कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो सच में आलसी कितने थे, तो 4 थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 4 थे। और जो धूर्त आलसी थे यानी नकली आलसी वो बहाना बना के भाग गए। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर, नामाकरण किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। नामाकरण किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो नामाकरण शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, शैशव संस्कार के अंतर्गत। और जन्म से पूर्व कितने संस्कार, तो 3 संस्कार जन्म से पूर्व होते हैं। और गृहस्थ जीवन में कौन सा संस्कार होता है, तो विवाह संस्कार होता है। कौन सा संस्कार होता है, तो विवाह संस्कार होता है गृहस्थ जीवन में। और शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो शिक्षा संस्कार टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। और विवाह संस्कार भी होता है यही गृहस्थ जीवन
जीवन में, और शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन जाता है? ब्राह्मण के भेष धकर यानी साधु का भेष धकर, ब्राह्मण का भेष या साधु का भेष धकर कर्ण के पास कौन जाता है? तो इंद्र जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, इंद्र भगवान जाते हैं। और इंद्र भगवान को क्या कहा गया है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंद्र भगवान को क्या बोला गया है, तो इंद्र भगवान को शक्र बोला गया है। क्या बोला गया है? तो शक्र कहा गया है इंद्र भगवान को। और इन भगवान कर्ण से क्या भिक्षा के रूप में लेता है? तो भिक्षा के रूप में लेता है कर्ण और कवच और कुंडल लेता है। क्या लेता है? कवच और कुंडल लेता है, यही कर्ण से इंद्र भगवान ने भिक्षा के रूप में। और जब कर्ण गाय और हाथी सोना देने लगते हैं तो ब्राह्मण के भेष में जो आता है इंद्र, वो कहता है न दातेव्य न दातेव्य, यानी नहीं चाहिए नहीं चाहिए। उन्हें तो चाहिए था क्या? तो उनके कवच और कुंडल चाहिए था, ताकि अर्जुन की सहायता कर पाए और अर्जुन आसानी से जीत पाए। इसीलिए इंद्र ने ऐसा स्वांग रचा था। तो आप लोग इसे जरूर समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, इंद्र ने। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? तो गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, पाटलिपुत्र में। और पटना किस यानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। और पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा है, जिसे पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। और पटना में बहुत सा यानी पाटलिपुत्र में बहुत सारा किसका उत्पादन होता था? बहुत सारा किसका उत्पादन होता था? तो फूलों का। क्या? फूलों का बहुत सारा उत्पादन होता था पाटलिपुत्र में। किसका? तो फूलों का बहुत सारा उत्पादन होता था पाटलिपुत्र में, जिसे इसे पुष्पपुर भी कहा गया। पटना को क्या कहा गया? तो पुष्पपुर भी कहा गया था। पाटलिपुत्र यानी पटना को पुष्पपुर भी कहा गया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? तो ये भी गंगा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? तो गंगा नदी पर बनाया गया है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। क्या? 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। कितनी? 2525 किलोमीटर है। क्या? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 2525 किलोमीटर है। क्या? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? तो वही क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? तो यह गंगा नदी पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, गंगा नदी पर। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, विद्यापति। और विद्यापति को क्या कहा जाता है? तो मिथिल कवि, मिथिल कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, यही विद्यापति को। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का सच्चा रक्षक कौन होता है? पति किसका रक्षक होता है? माता किसका रक्षक होता है? तो यह चारों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 2025 में यह 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछेगा। क्या? यह 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछेगा। तो आप लोग इसे जरूर याद रखेगा। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? चारों बताएंगे, चारों जरूर याद रखिएगा। स्त्रियों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का सच्चा रक्षक उसका पति होता है। कौन होता है? पति होता है। और आपसे पूछेगा पति किसका रक्षक होता है? पति किसका रक्षक होता है? तो पति स्त्री का रक्षक होता है। किसका रक्षक होता है? तो पति स्त्री का रक्षक होता है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो माता होती है। क्या होती है? तो माता होती है बच्चों का सच्चा रक्षक। क्या? बच्चों का सच्चा रक्षक माता होती है। और आपसे फिर भी उलट कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी घुमाकर, माता किसका रक्षक होता है? तो माता किसका रक्षक होता है? तो बच्चों का सच्चा रक्षक होता है। किसका? तो बच्चों का सच्चा रक्षक होता है कौन? तो माताएं होती है। तो यह क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो बच्चों का सच्चा रक्षक उनकी माताएं होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, माताएं होती है। और उम्मीद करता हूं यह सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आता होगा। और यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि बुक से निचोड़ प्रश्न है। तो आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर,
नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 3 द्वार हैं। और कौन कौन सा? तक काम क्रोध लोभ होता है। कौन कौन सा? तक काम क्रोध लोभ होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋषि लोग यानी ऋषि मुनि देव लोग जाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं? तो सत्य का मार्ग। कौन सा मार्ग अपनाते हैं? तो सत्य का मार्ग ही अपनाते हैं ऋषि मुनि देव लोग जाने के लिए यानी देवलोक को प्राप्त करने के लिए। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? और यह 2024 में यह क्वेश्चन पूछा था। कितना? 2024 में पूछा था। तो आप लोग जरूर इसे याद रख लीजिएगा। अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो टोटल 6 दोषों को। कितने? 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसे सुख की प्राप्ति होती है? किसे सुख की प्राप्ति होती है? तो क्रोध से सुख कभी हो नहीं सकता है, काम से भी हो नहीं सकता है। काम का अर्थ आप लोग समझते होंगे उम्मीद करता हूँ। और अहिंसा से भी नहीं हो सकता है। किससे हो सकता है? तो धर्म से होता है। क्या से होता है? तो यह धर्म से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सॉरी, इसका राइट आंसर अहिंसा होगा। क्या होगा? अहिंसा से हो सकता है। किससे सुख की प्राप्ति होता है? तो अहिंसा से होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अहिंसा से होता है, धर्म से नहीं होता है। आजकल एक देश दूसरे देश के धर्म के साथ विरोध कर रहे हैं यानी लड़ रहे हैं आपस में धर्म के आधार पर, एक देश दूसरे देश से। तो आप लोग यह सब क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर बी होगा, अहिंसा से होता है सुख की प्राप्ति। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि होती है? कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि होती है? तो ऐसा धन विद्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, विद्या से होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, घर की लक्ष्मी कौन है? और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो घर की लक्ष्मी कौन है? तो घर की लक्ष्मी स्त्रियां हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, स्त्रियां हैं। जिस घर में स्त्रियां ना हो वो घर अच्छा नहीं होता है। तो ये इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, स्त्रियां हैं घर की लक्ष्मी। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, लक्ष्मी किसे वर्णन करती है? लक्ष्मी किसे वर्णन करती है? तो लक्ष्मी औद्योगिक पुरुष को वर्णन करती है। किसके पास रहती है? यानी लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो यही औद्योगिक पुरुष के पास रहती है। और औद्योगिक पुरुष को क्या कहा गया है? तो प्रश्रमिक पुरुष कहा गया है। तो क्या? प्रश्रमिक पुरुष कहा गया है औद्योगिक पुरुष को। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, प्रश्रमिक पुरुष या औद्योगिक पुरुष के पास लक्ष्मी रहती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? यानी प्रगति की इच्छा चाहने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो टोटल कितने दोषों को? तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। वहाँ पर पूछा था इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो यही 6 दोषों को। और यहाँ पर पूछा है प्रगति या इच्छा सभी एक ही बताता है। तो कितने दोषों को? तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। कौन कौन सा? तो लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध, यह सभी को त्याग देना चाहिए। 6 प्रकार के दोष होते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज 50 तक ऑब्जेक्टिव हो पाया, जो कि 30 नंबर का क्लास 30 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया था। तो इसका पिछला क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। इस क्लास में लगभग 20 प्लस क्वेश्चन आपसे रिवाइज भी करवाए हैं। लगभग 40 तक क्वेश्चन करवाए होंगे। तो आप लोग यह 40 के क्वेश्चन के आसपास ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग 20 क्वेश्चन था और रिवाइज करवा के आप लोगों को 40 प्लस क्वेश्चन बताए होंगे। ये हमारा गारंटी है 100%। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ से नए पैटर्न स्टार्ट होता है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो यह 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आज का क्लास यही पर एंड करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 50-51 नंबर क्वेश्चन से आप लोग पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाय।